सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.सी. चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। और उसमें जो शुरू कर रहे हैं हम वो यूनिट फर्स्ट का आज हम दूसरा दिन है। क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स, कि ताप की अवधारणा एवं ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ताप क्या होता है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हाउ इट इज अराइजेस। ताप क्या परिभाषा हो सकती है एवं जीरो लॉ क्या है, ये हम देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं ताप की परिभाषा से। किसी निकाय का ताप वह भौतिक गुण है जो निकाय की उष्णता यानी हॉटनेस एंड कोल्डनेस यानी शीतलता का बोध करवाता है। यानी वह निकाय, वह सिस्टम, वह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका जो इंडिकेशन है, इसका जो मेजरमेंट है, वो जो बताता है कि कितना गर्म है, किसकी जो तुलनात्मक जो अध्ययन किया जाता है वह इसके ताप से किया जाता है। जैसे मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब वो हॉट है। यदि टेम्परेचर डाउन है, कम है, तो इसका मतलब कोल्ड है। दैट इज़ ए रिलेटिव टर्म्स, एक अपेक्षिक कह सकते कि एक राशि है कि किसी को हमने जीरो मान लिया, उसकी तुलना में हम इसका जो हाई टेम्परेचर होता है, जैसे अधिकतर हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है, यानी जो बर्फ़ का शून्यांकी बिंदु है, वो मतलब बर्फ़ बन जाता है, जहाँ पर पानी जम जाता है, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। और उसकी तुलना में जितना जो टेम्परेचर आगे आएगा वो कहते हैं इसका टेम्परेचर ऑफ दी हॉटनेस या बॉडी कह सकते हैं इसको। सो देखते हैं ताप से संबंधित कुछ और मुख्य फैक्ट्स। यदि दो निकायों का ताप समान है तो दोनों निकायों के मध्य उसमें संपर्क कराने पर भी उनके मध्य ऊर्जा विनिमय नहीं होता है, अर्थात वे साम्य अवस्था में रहते हैं। दे आर इन दी थर्मल इक्विलिब्रियम, वे तापीय साम्य अवस्था में रहते हैं। क्या इंडिकेशन है इसका? कि यदि दो बॉडी है, दो अलग अलग टेम्परेचर से है, दोनों को यदि हमने सेम कर दिया, पहले का भी टी दूसरे का भी टी, और दोनों को यदि हम कनेक्ट कर दिया, उसमें टेम्परेचर से संपर्क कराने की एक सिस्टम लगा दिया हमने, तो दोनों बीच में क्योंकि टेम्परेचर बराबर है, इसलिए कोई ऊर्जा का एक्सचेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट से समझें कि पानी की दो टंकियाँ हैं, यदि दोनों को पानी का लेवल बराबर है और एक किसी पाइप से दोनों कनेक्ट करते हैं, तो हम देखते हैं पानी दोनों में से कहीं नहीं जाता, मीन्स दोनों में कोई एक्सचेंज नहीं होता, यानी वह उसके पानी का जो लेवल है दोनों का बराबर है। इसी तरह से दो जो सिस्टम है हमारा, उनका यदि टेम्परेचर बराबर है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं तापीय साम्य अवस्था, थर्मल इक्विलिब्रियम। सेकेंड कॉन्सेप्ट, यदि निकायों के ताप असमान है, इज द टेम्परेचर इज द डिफरेंट, तो उनके मध्य उसमें संपर्क कराने पर उनके मध्य ऊर्जा का विनिमय रहता है, होता है। कब तक होता है? जब तक उनके ताप समान ना हो जाए। वही सेम चीज़ कि पानी की टंकियों को कनेक्ट कर दें किसी पाइप से, यदि एक दोनों का लेवल बराबर है नहीं है, तो जिसका लेवल ज़्यादा है वहाँ से पानी ट्रांसफ़र होता है। कब तक होता है? जब तक दोनों टंकियों का पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। सेम कॉन्सेप्ट यूज फॉर द टेम्परेचर। ये दो सिस्टम है, दोनों की टेम्परेचर अलग अलग है, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हाई टू लो, यानी उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में ऊर्जा का हस्तांतरण हो जाता है। और कब तक होता रहता है? जब तक दोनों का लेवल बराबर हो जाए। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? अतः ताप इस बात का इंडिकेट करता है, द्योतक करता है, रिप्रेजेंट करता है कि निकाय उसमें साम्य अवस्था में है या नहीं है। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी टेम्परेचर अलग अलग है तो तापीय साम्य अवस्था में नहीं होंगे, और यदि ताप समान है तो वो उसमें साम्य अवस्था में होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। मीन्स टेम्परेचर इसी बात को इंडिकेट करता है कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। अब मन में विचार आता है कि हम फर्स्ट लॉ कहते हैं, सेकंड लॉ कहते हैं, थर्ड लॉ हो सकता है, फोर्थ आगे भी कोई लॉ हो सकता है।
पर ये जीरोथ लॉ, तो न्यूटन्स में हमने पढ़े, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पर ये जीरोथ लॉ कैसे होगा? तो उष्मागतिकी का शून्यांक नियम कहाँ से होगा? इसको जीरोथ लॉ क्यों किया? इसका रीज़न ये है कि पहले फर्स्ट लॉ हो गया, फिर सेकंड लॉ हो गया, और जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बाद में आइडिया लगा कि ऐसा तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था, ये तो बहुत मूलभूत चीज़ है, तो उसको उन्होंने कह दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट्स वाई इट्स नेम इज जीरोथ लॉ। क्या है इसका स्टेटमेंट? देखते हैं कि यदि दो निकाय पृथक पृथक एक तीसरे निकाय से उसमें अलग अलग उसमें साम्यावस्था में है, तो वे दोनों निकाय भी परस्पर उसमें साम्यावस्था में होंगे। यानी 3 सिस्टम है हमारे पास में, इसमें से कोई दो अलग अलग एक तीसरे निकाय के साथ में साम्यावस्था मीन्स उनके टेम्परेचर्स बराबर है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो यह आइडिया लगता है, ये कंक्लूजन आता है कि ये तीनों ही परस्पर उसमें साम्यावस्था में होंगे। दे आर ऑल इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। इसे हम शून्यांक के नियम कहते हैं। जैसे इस फिगर से क्लियर होता है कि ए सी के उसमें साम्यावस्था में है, बी सी के उसमें साम्यावस्था में है, तो ए व बी दोनों उसमें साम्यावस्था में होंगे। ये हमारा शून्यांक के नियम है। टेम्परेचर की टर्म्स में देखें कि यदि साम्यावस्था में है ए और सी, तो टी ए इक्वल टू टी सी। बी और सी दोनों उसमें साम्यावस्था में है, तो टी बी इक्वल टू टी सी। सो इससे क्या सिद्ध होता है कि टी ए इक्वल टू टी बी। ये तो उसी तरह से है कि हम कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है। तो कैसे कि ए सी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए व बी दोनों परस्पर दोस्त होंगे। ये समझने का तरीका है। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। नाउ we switch over to the next topic, and that is the temperature scale, ताप पैमाना। हम सब जानते हैं थर्मामीटर से हम इसको काम में लेते हैं। बुखार आती है, कितना होता है? कहते हैं 103 डिग्री बुखार है। डिग्री सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है? सोचें किसका होता है, चेक करें कि ये डिग्री सेल्सियस होता है 103 बुखार या 103 फ़ारेनहाइट होता है। कौन सा सही है, चेक कीजिए। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यू हैव टू चेक। ऊष्मागति में निकाय या वस्तु के ताप के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम एक तापमापी काम में लेते हैं, और जिसको मेजरमेंट करने के लिए हम संख्या से दिखाया जाता है। जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल होता है आपकी गाड़ी के आगे, मीटर लगा रहता है जिसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। उसमें एक सुई घूमती है, इंडिकेट करती है, ये कुछ नंबर्स आते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। मीन्स उस स्पीड को एक संख्या से व्यक्त करते हैं। इसी तरह से किसी निकाय या वस्तु का जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, जो ताप है, उसका मेजरमेंट करने के लिए एक संख्या चाहिए हमें, और वह संख्या कौन देता है? वो थर्मामीटर देता है। इसको हम ताप पैमाना कहते हैं। वह पैमाना जो ताप को संख्या के आधार पर उष्णता या शीतलता का बोध कराता है, ताप पैमाना कहलाता है। और इस उपकरण को हम तापमापी कहते हैं। जो स्केल होती है उसको हम थर्मल स्केल कहते हैं, और जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हम थर्मामीटर कहते हैं। मोस्टली वी यूज़, हम अधिकतर जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट है, जमाव बिंदु है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों को हम कहते हैं लगभग निश्चित मान लेते हैं, स्तर मान लेते हैं। इम्प्योरिटी होने से कम ज़्यादा हो सकता है, पर यदि प्योर वाटर है तो हम लगभग 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस कह देते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इनके मध्य को यदि हम 100 डिवीजन से बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो प्रत्येक भाग को हम डिग्री कहते हैं। ताप में उस पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिसका ताप के साथ परिवर्तन होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है उस पदार्थ की।
जैसे हमारे यहाँ अधिकतर हम थर्मोमीटर में क्या डालते हैं, पारा डालते हैं। पारे में क्या होता है, जैसे हम गर्म करते हैं उसका आयतन वृद्धि होती है, तो जो नीचे जमा रहता है उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो ऊपर तक चढ़ जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उसका राइज होता है। मीन्स T इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑफ द थीटा। थीटा कोई पदार्थ का विशेष गुण है, जितना ज़्यादा विशेष गुण होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कांस्टेंट हमने ए दे दिया। सो यदि हम दो टेम्परेचर अलग अलग है तो जो पदार्थ के दो अलग अलग गुण होंगे उन तापों पर उसको हम θ1 θ2 दे दिया। सो T1/T2 इक्वल टू θ1/T2 θ2। सो द अननोन टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू द T2 इंटू द θ1/T2 θ2। So using this one we can determine the unknown temperature. एग्जाम्पल से देखें, हमने इसमें मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास में से 3 थर्मामीटर है, 3 प्रकार के थर्मामीटर है। एक डिग्री सेल्सियस है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट है और एक तीसरे को हम केल्विन कहते हैं। इसको हम अब आगे थर्मोडायनेमिक स्केल के नाम से भी जानेंगे। चेक करते हैं कैसे क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर डिग्री सेल्सियस में हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है, इसका जो उबाल बिंदु है, क्वथनांक जिसको कह सकते हैं पर 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ यू कैन थिंक, जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिया था आपको कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं हम अधिकतर, डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में। नाउ यू कैन गेट द आंसर फ्रॉम दीज 2 स्केल्स, इट इज़ इन द डिग्री सेल्सियस और इन डिग्री फ़ारेनहाइट। जो तीसरा स्केल है जिसको हम अधिकतर कैलकुलेशन के लिए काम में लेते हैं मैथमेटिक्सली, तो वो है हमारा केल्विन कहलाता है। 273.16, that is in the Kelvin for the freezing point of the water, and the boiling point is equal to the 373.16 Kelvin. Now, how we can obtain the relations between the degree Celsius and the Fahrenheit, that is also told to you in the lower classes. देखिए कैसे करते हैं इसको, कि 3 स्केल है हमारे, 3 पॉइंट फिक्स करते हैं हमने, एक 100, एक C कोई भी अननोन टेम्परेचर, एक D2 डिग्री सेल्सियस। ये अज्ञात तापमान लो, डिग्री सेल्सियस में C है और डिग्री फ़ारेनहाइट में F है। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखिए C-0 अज्ञात माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, उधर आएगा F-32, इसमें से टॉप माइनस लोअर, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100-0, और इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट तो 212-32। तो कैसे करेगा ये, दैट इज गिव्स द C/100 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 180। सो नाउ वी कैन डिटरमाइन easiest relations between the degree Celsius and the Fahrenheit, that is the C equal to the 5/9 F-32. We can directly substitute the value of the F and can calculate the C. Now if your temperature of the body is F equal to the 100 degree Fahrenheit, then you can calculate in the degree Celsius what is your temperature of the body in degree Celsius. Similarly, the relations between the degree Celsius and the Kelvin, here in Kelvin we don't write the degree, it is written only in the degree Celsius and degree Fahrenheit. So now we can write the relations between degree Celsius and the Kelvin. It is K-273.16 divided by 100 equal to the C-0 divided by 100-1. So Kelvin is equal to the C plus 273.16. आपने न्यूमेरिकल किए होंगे खूब सारे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, उसमें 273.16 को जोड़ देते हैं। सो दिस इज द वे। नाउ द सिस्टम इन कॉन्टैक्ट विद द हीट रिजर्व, एक नया टॉपिक क्या है ये देखते हैं। कि यदि हम देखें कि हम अपने आप को यदि गर्म जगह ले जाते हैं तो हमें गर्मी लगती है, हम अपने आप को यदि ठंडी जगह लगाते हैं तो हमें ठंडी लगती है। ऐसा क्यों होता है, कहते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, तो फिर हमें गर्मी ठंड क्यों लगती है। इसका लॉजिक ही ये है कि यदि हम जिस वस्तु के संपर्क में हैं उसके साथ हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यदि हमारे में टेम्परेचर ज़्यादा है
और बाहर टेम्परेचर कम है तो हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स हमें अपनी एनर्जी को कम कर देते हैं तो हमें ठंडा लगता है। और यदि हम गर्म जगह पहुंच जाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो वही है, परंतु गर्म जगह तो वहाँ से जो एनर्जी का ट्रांसफर होकर हमारे अंदर आता है, वी आर गेनिंग द एनर्जी और वी कैन इंक्रीजिंग और टेम्परेचर, मीन्स यदि हमें ताप का अनुभूति होती है, हमें गर्मी लगती है। तो इसी तरह से यदि कोई सिस्टम है उसको यदि एक ऊष्मा भंडार के संपर्क में डाल दिया जाए तो क्या रिजल्ट आते हैं वो देखते हैं। ऊष्मा भंडार इसका मतलब बहुत बड़ा चीज़ है जिसमें खूब सारी ऊर्जा है, जिसको यदि थोड़ी बहुत एनर्जी भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक समुद्र है, उसमें से कितना ही पानी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यदि ऊष्मा भंडार के संपर्क में यदि हमारा कोई वस्तु डाल देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं क्या होता है। माना कि दो निकाय ए व ए डैश है, इनके एक निकाय ए डैश ए की तुलना में बहुत बड़ा है। ए डैश को हम ऊष्मा भंडार वातावरण ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। और यदि एक लघु निकाय शॉर्ट सिस्टम ए से ऊष्मा का स्थानांतरण होने पर ए डैश का तापमान परिवर्तित रहता है, इसलिए इसको ए डैश को ऊष्मा भंडार कहते हैं। मीन्स जो हमारा सिस्टम है यदि उस वातावरण को, उस एटमॉस्फेयर को, उस भंडार को एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर दे, उससे ले भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको ऊष्मा भंडार कहते हैं। अतः माना कि ए निकाय परिवेश ए डैश, जिसको हम ऊष्मा भंडार कहते हैं, के संपर्क में है, समय अवस्था में है, तो निकाय ए व की ऊर्जा की अवस्था यदि ई आई है वह ए डैश की ऊर्जा ई है, ई डैश है, तो ई डैश इक्वल टू द ई स्टार माइनस ई आई लिख सकते हैं। ई स्टार दोनों की कंबाइंड एनर्जी है। चूँकि ए निकाय तो साम्यावस्था में है और निश्चित अवस्था आई में है, अतः ए स्टार की वे ही ऊर्जा अवस्थाएँ अधिगम्य होगी, एक्सेसिबल होगी, यानी वो प्राप्त होगी जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऊष्मा भंडार ए डैश के लिए अधिगम्य होती है। अर्थात संयुक्त निकाय ए स्टार में भी के लिए अधिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या दैट इज द ओमेगा डैश ई डैश होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समझिए कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट से जो रह सकते हैं हमारे पास में, जिनके हम ऊर्जा एक्यूपाई कर सकते हैं, वो ए में मान लो ई है, उससे रिलेटेड है, और ए स्टार दोनों का कंबाइंड है। तो कैसे करते हैं इसको, प्रायिकता जो होगी रहने की पी ई, पी प्रोबेबिलिटी, ई फॉर एनर्जी, इस एनर्जी पे जो रहने की प्रोबेबिलिटी है उन ऊर्जा स्तरों की अधिगम्यता होने की, वो सी इज़ द कांस्टेंट दैट इज़ द ओमेगा ई। सो ओमेगा ई इज़ कॉल्ड ऊर्जा स्तर की अधिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, द नंबर ऑफ द स्टेट्स, माइक्रो स्टेट्स। हम पहले पढ़ के आए हैं कि एक बड़े ऊर्जा स्तर में कितने कितने छोटे छोटे एनर्जी स्टेट्स रह सकते हैं। सी इज़ द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन द ई। सांख्यिकी के समान पूर्व प्रायिकता के सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ द प्रायर प्रोबेबिलिटी के अनुसार, संयुक्त निकाय ए स्टार की प्रत्येक या सभी अधिगम्य अवस्थाओं में पाई जाने की प्रायिकता बराबर होती है। अतः निकाय ए की आईवें अवस्था में प्रायिकता संयुक्त निकाय ए स्टार के अधिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा डैश ई डैश के अनुपाती होती है। सो द पी आई इक्वल टू द ओमेगा डैश फंक्शन ऑफ द ई डैश, या पी आई इक्वल टू द सी डैश ओमेगा डैश ई डैश। ये क्या चीज़ कर रहे हैं हम, ओमेगा जो लिखते हैं कितने हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके, मतलब पाए जाने की कितनी संख्या है, और पी है उसके पाए जाने की प्रायिकता है। जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा प्रायिकता होगी। नेक्स्ट देखते जाए कि उसको ई डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं ई स्टार माइनस द ई आई। तो इसकी जो प्रायिकता है वो लिख सकते हैं पी आई डैश इक्वल टू द सी डैश इक्वल टू द ओमेगा ई स्टार माइनस द ई आई। चूँकि हमने ए को ऊष्मा भंडार ए डैश की तुलना में बहुत छोटा माना है, सो ई आई इज लेस देन द ई डैश, सो वी कैन से ई डैश इक्वल टू नियरली इक्वल टू द ई स्टार। दोनों लगभग बराबर है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसकी ऊर्जा बहुत कम है, तो ऊष्मा भंडार की ऊर्जा और संयुक्त निकाय की ऊर्जा लगभग बराबर होती है। दोनों को लॉगरिथम ले लें और इसका ई इक्वल टू ई स्टार पे यदि टेलर सीरीज के रूप में एक्सपेंड करते हैं तो लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ द ओमेगा डैश ई डैश इक्वल लॉगरिथम ऑफ द ओमेगा डैश ई डैश को हमने लिखा ई स्टार माइनस ई आई, और इसको हम लगभग ई स्टार लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट logarithm of the omega dash e star minus del by del e
logarithm of the omega dash E star multiplied by the EI equal to something. Using the Taylor series, just like that. Logarithm the omega E bar plus theta equal to logarithm of the omega E bar plus del by the del E logarithm of the omega theta plus 1 by 2 del square of the del E square logarithm of the omega plus the Q square something. Just like we can write, expand it. So finally we can write logarithm of the omega dash E star minus EI. ऊपर वाली इक्वेशंस को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं. logarithm of the omega dash E star minus बीटा EI हमने टेलर सीरीज के रूप में लिखा है. बीटा को हमने कांस्टेंट माना है. क्या लिखा है हमने? बीटा इक्वल टू डेल ई डैश ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द ओमेगा डैश ई स्टार. इसको हम कई जगह बीटा को 1/kt भी लिखते हैं. सो ऑन रीअरेंजिंग वी कैन राइट logarithm of the omega star E star minus the EI equal minus of the logarithm of the omega dash function of the E star equal to the minus beta EI. और इसको हम logarithm A minus logarithm B equal to log A by B लिख सकते हैं. तो logarithm omega star equal to the E star minus the EI divided by log omega dash E star equal to minus beta EI. प्रोबेबिलिटी लिखना चाहे तो प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं. पी आई इक्वल टू द सी डैश ओमेगा स्टार ओमेगा डैश ई स्टार ई डैश टू पार माइनस बीटा ई आई. हमने जो पुराना कॉन्सेप्ट था उसको हमने काम में लिया है. और यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको हमने सी डाल दिया है. और ये लिखा जाएगा ई डैश टू पार माइनस बीटा ई आई. क्या सिद्ध करता है कि जो प्रायिकता है वो सी ई डैश टू पार माइनस बीटा ई आई के फॉर्म में आता है. जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी पाई जाने की प्रायिकता उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है. सो इक्वेशन 7 निकाय की नियत ताप T पर उष्मा EI की अवस्था I में होने की प्रायिकता PI को व्यक्त करता है. इसे हम प्रायिकता वितरण फलन कहते हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं. यानी इसके अनुसार इस विभिन्न ऊर्जा के कण वितरित होते हैं. क्या समझ में आता है इसका कॉन्सेप्ट? हम देखें, जैसे आपका रिजल्ट आता है, मान लो कुछ बच्चों का फर्स्ट डिवीज़न आता है, उनका परसेंटेज 80 प्लस होता है, 90 प्लस होता है, कुछ 80 प्लस होता है, कुछ 70 प्लस होता है, कुछ 60 प्लस होता है, कुछ 45 प्लस होता है. इस तरह से कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इसी तरह से हमने जो कण लिए उस सिस्टम में उनकी जो ऊर्जाएं हैं वह भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. और उस ऊर्जा पे कितनी प्रायिकता आएगी वो देखना चाहते हैं. जैसे सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स, मान लो फर्स्ट ईयर का आपका रिजल्ट आता है तो कहते हैं अधिकतर बच्चों के सेकंड डिवीजन आता है. तो हम कैसे मानते हैं कि उसकी प्रायिकता ज़्यादा है? एक ऐसी क्लास है जो अच्छी पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उसमें उस क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है, कहते हैं उसमें फर्स्ट डिवीजन के बच्चे ज़्यादा आते हैं. मीन्स उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट डिवीजन के बच्चों की वो संख्या ज़्यादा है. सिमिलरली कह सकते हैं इस ऊर्जा के कणों की प्रोबेबिलिटी अधिकतम है. इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं. विहित वितरण फलन भी कहते हैं. नेक्स्ट कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं इसको. ये किस पे डिपेंड करता है? ई डैश टू पावर माइनस बीटा ई आई पे डिपेंड करता है. बीटा को हम 1/kt लिख सकते हैं. इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं, बोल्ट्जमान फैक्टर भी कहते हैं. नेक्स्ट यदि हम लिखना चाहें कैनोनिकल एनसेम्बल या विहित समुच्चय, क्या चीज़ होती है आइए देखते हैं. निकायों का वह समुच्चय ग्रुप एनसेम्बल जो नियत ताप T पर किसी ऊष्मा भंडार के साथ उसमें संपर्क में है और साम्य अवस्था में है. अर्थात समूह व समुच्चय के प्रत्येक घटक प्रत्येक निकाय में अधिगम्य अवस्थाओं का वितरण PI इक्वल टू सी रेज़ टू पावर माइनस बीटा EI के अनुसार होता है. यानी इतने सारे सिस्टम ग्रुप्स निकायों का जो टेम्परेचर T है और उसके साथ ऊष्मा भंडार में और सारे के सारे जो पार्टिकल्स है वो सबका साम्य अवस्था में, इन सब को जो संख्या है इसका जो प्रायिकता वितरण है इसको हम कैनोनिकल एनसेम्बल कहते हैं. कैनोनिकल एनसेम्बल में विहित समुच्चय कहलाता है तथा PI इक्वल टू सी रेज़ टू पावर माइनस बीटा EI को कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं. C का मान ज्ञात करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है. C के मान के लिए हम कहते हैं प्रसामान्यकरण शर्त का हम लिखते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जिसके अनुसार निकाय के स्वयं की अवस्थाओं से किसी भी पाए जाने की जो कुल प्रायिकता 1 होती है. तो सिग्मा PI इक्वल टू 1 होता है. सब जानते हैं प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है. सो इसको समेशन कर दिया हमने.
C equal to the sigma I from 1 to n to e raised to power minus beta equal to the 1. So C equal to like this one, 1 divided by the sigma e raised to power minus beta ei. So Pi equal to the C e raised to power minus beta ei, या इसको हम रेशो के फॉर्म लिखना चाहते हैं तो e raised to power minus beta ei डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ दी e raised to power beta ei. ये किस तरह का फॉर्मूला आया? ये तो उस तरह से है कि जैसे मैं कहूँ कि आपकी क्लास में सेकेंड ईयर के बच्चों की औसत आयु चाहिए मुझे, तो कैसे करते हैं? छोटी क्लासेस में पढ़ के आए अंगणित में कि सब बच्चों की एज जोड़ देते हैं, उसमें डिवाइडेड कुल संख्या का डिवाइड कर देते हैं. मान लो आपकी क्लास में 70 बच्चे हैं, तो 70 बच्चों की टोटल सबकी एज लिख दी, पहले दूसरे तीसरे चौथे सबको जोड़ दिया, डिवाइड बाई टोटल संख्या लिख दी हमने. तो क्या आ गया? कुल औसत आ गई. इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रायिकता आती है वो कहते हैं कि टोटल कितनी ई रेज़ टू पावर बीटा ई है, उसकी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कितना आया, इसमें टोटल का डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है. सो दिस इज़ ए जस्ट वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर ए सिस्टम. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी. थैंक यू वेरी मच.